गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र और विषय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, कहानी चयनिका से जो आपका सेकेंड पार्ट है कहानी चयन का, उसमें जो है ना उससे पहले नंबर की कहानी, इसमें 9 कहानियां हैं साथियों। आपकी बुक है कहानी चयन का नाम की, इसमें 9 कहानियां हैं आपके सिलेबस के अंदर सेकेंड पेपर में। तो इसमें पहले नंबर की कहानी है उसने कहा था, इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये जो कहानी है साथियों प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में चर्चा कर ली है, आपने अध्ययन कर लिया है। अब हम चलते हैं, जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 2, ये एक भारतीय जीवन में प्रेम कहानी जो है उसने कहा था। ऐसी प्रेम कहानी पहले कभी नहीं लिखी गई है साथियों, बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है। इसमें लैला सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से पूरी कहानी का जो चित्रण है वो किया गया है। तो आप देखेंगे इसके प्रश्न के बारे में आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में देखेंगे आगे। यहाँ कहानी के तत्व पूछे गए हैं साथियों। कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए। उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर में देखेंगे साथियों, उसने कहा था कहानी की समीक्षा। समीक्षा के बाद में साथियों आपको इसके पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। अभी इसमें पॉइंट भी आए हुए हैं। तो पहला पॉइंट, जैसा कि जहां तत्वों की बात आ जाती है साथियों, तो यहाँ पर कथानक से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट है आपका कथानक। दूसरा पॉइंट है आपका पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा पॉइंट है साथियों अब पात्र और चरित्र चित्रण में, जैसे कि अभी आपको मैंने चर्चा की थी लैला सिंह और सूबेदारनी की, तो तीसरे पॉइंट पे लैला सिंह आ जाएगा। लैला सिंह। चौथा आ जाएगा आपका सूबेदारनी। साथियों ये जो 2 पॉइंट आए हैं ना बीच में, दूसरे
वाला नहीं है, दूसरे पॉइंट के ही है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा है आपका कथोपकथन। चौथा है भाषा शैली। शैली। पांचवा है देश काल। और छठवा है उद्देश्य। फिर होता है साथियों आपका आगे निष्कर्ष। तो साथी देखेंगे यहाँ पर पूछा गया कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए। क्या करना है? समीक्षा करनी है। तो देखो समीक्षात्मक जो पॉइंट होते हैं साथियों वो लगभग सेम ही होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन स्टोरी चेंज होती है। इंटरनल मैटर जो होता है अंदर की जो भी चर्चा होती है वो चेंज होती है साथियों। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसके दो पात्र यहाँ पर जो मुख्य पात्रों में आते हैं लैला सिंह और सूबेदार है, उनकी चर्चा की गई है साथियों। तीसरा है कथोपकथन, जिसको हम संवाद भी कह सकते हैं। इसको कथोपकथन को संवाद भी कहा जाता है साथियों। और फिर आ गई आपकी भाषा शैली, देश काल, उद्देश्य और निष्कर्ष। तो आगे देखेंगे साथियों, चर्चा करेंगे हम इसका जो है ना, आगे हम चर्चा करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है आपका कथानक। तो कथानक की चर्चा करेंगे। तो साथियों उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी की कहानी है ये। और गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं अपने जीवन में साथियों, और वो सभी कहानियाँ आपकी समस्त रचनाएं उनका संकलन गुलेरी रचनावली में देखने को मिलता है साथियों। और फिर भी वे हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। तो हम बात करते हैं कथानक की साथियों। उसने कहा था कहानी के कथानक को, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, हम 3 भागों में देख सकते हैं। प्रथम इसके नायक जो है लैला सिंह के बचपन का भाग है जो अमृतसर में व्यतीत होता है। दूसरा भाग वह भाग है जिसमें वह नंबर 77 सिख राइफल का जमादार है और छुट्टी से काम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर सूबेदारनी से भेंट करता है। दूसरे भाग की बात हो रही है साथियों। और सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह को सुरक्षित रखने की उसकी प्रेम याचना सुनकर मन ही मन संकल्प करता है। फिर तीसरा भाग जो है साथियों वो वह है जिसमें वह लड़ाई के मैदान में वेश बदलकर आए हुए जर्मन अफसर के षड्यंत्र से सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता है और अपनी विलक्षण प्रत्युत्पन्नमति का परिचय देता है साथियों। स्वयं की छाती में गहरा घाव होते हुए भी घायलों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियों में सूबेदार और बोधा सिंह को भेज देता है और खुद रह जाता है। देखा, कभी भी वो अपने बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसने वचन दिया था सूबेदारनी को, हजारा सिंह को और बोधा सिंह उसके पुत्र को जान दे करके भी प्राणों की रक्षा करूंगा, ये वचन दिया था। तो उसी कर्तव्य का वो पालन कर रहा है साथियों। और ऐसी कल्पनामयी अचेतन अवस्था में प्राण त्याग देता है
कि जैसे वह अपने घर में अपने भाई की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ हो, इस तरह से लैला सिंह समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, इसके आगे जो है ना, आगे के क्रम के विचार से तीसरा भाग पहले भाग के बाद में आया है। आप देखेंगे जो तीसरा भाग है वो पहले भाग के तुरंत बाद में आ गया है, जबकि दूसरा आना चाहिए था, दूसरा नहीं तीसरा आया है। तो और दूसरा भाग उसके अंतर्गत नायक लैला सिंह की अचेतन घायल स्थिति में स्मृति के रूप में व्यक्त हुआ है। तो इस क्रम में होने के कारण कथानक में एक विशेष कलात्मकता और प्रभाव आ गया है साथियों। इससे कौतूहल की मात्रा बढ़ जाती है और अंतिम भाग में दूसरा अंश आने से कौतूहल का पूर्ण विकास हो जाता है। दूसरे भाग में उसने कहा था का रहस्य उद्घाटित होता है साथियों। अतः रहस्य उद्घाटन यदि बीच में ही हो जाता तो वहीं उसकी चरम सीमा आ जाती, इसलिए साथियों उसको बाद में दिया गया है। पहले तीसरा भाग दे दिया है पहले के बाद में, फिर दूसरा दे दिया है। तो और तब कहानी का और आगे बढ़ पाना कलात्मक नहीं होता साथियों। कहानी में मज़ा नहीं आता अगर दूसरे पॉइंट को एक पहले के बाद में लाते तो कथानक के इस प्रकार के संगठन में शीर्षक उसने कहा था अत्यंत संकेतपूर्ण है साथियों। इसे पढ़कर अपने आप ही प्रश्न होता है कि किसने कहा था। जैसे ही हम कहते हैं ना उसने कहा था, तो मन में तुरंत सवाल उठता है किसने कहा था, क्या कहा था। इन दोनों के उत्तर हमें दूसरे भाग में मिलते हैं साथियों, किसने कहा था और क्या कहा था। तो काल चक्र से तो मध्य में आता है, पर कलापूर्ण संगठन की दृष्टि से अंत में आवश्यक है साथियों। तो कथानक का प्रारंभ कथा की पृष्ठभूमि बनाता है और नाटकीय ढंग से अमृतसर के उस दृश्य का चित्रण करता है जिसके साथ कहानी का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही नायक और नायिका दोनों ही का मधुर रूप प्रकट होता है साथियों। कहानी का अंत अत्यंत मनोवैज्ञानिक तथा मार्मिक प्रभाव की छाप छोड़ने वाला है। हमारी समग्र मानवीय करुणा और संवेदना अंत में कर्तव्य और प्रेम पर सर्वस्व त्याग करने वाले लैला सिंह के प्रति उमड़ पड़ती है तथा उसके व्यक्तित्व में मन और कल्पना दोनों ही मग्न हो जाते हैं साथियों। कथानक की विविधता भी महत्वपूर्ण है, जहाँ एक ओर कोमल मधुर प्रेम भाव से संबंधित घटनाओं का चित्रण है साथियों, वहीं दूसरी ओर कर्तव्य के अतीव कठोर क्षेत्र की सबसे भयावह घटनाओं जैसे युद्ध और मृत्यु का भी वर्णन है। जहाँ एक ओर अमृतसर की मधुर स्नेहपूर्ण गली है और वहीं दूसरी ओर फ्रांस और बेल्जियम की भयंकर साहसापेक्षी रणस्थली का भी एक दृश्य है। तो कथानक का पुष्ट करने वाली ये घटनाएं साथियों जीवन के यथार्थ दृश्य हैं। काल्पनिकता की गंध इनमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे यह समस्त कथानक सच्चा हो, बिल्कुल सच्चा हो। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि कथानक की दृष्टि से कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही भावुकता से पूर्ण है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। उसने कहा था कहानी के पॉइंट नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो पात्रों की चर्चा करेंगे, उनके चरित्र चित्रण को बताएंगे साथियों। जैसा कि फर्स्ट में ही आपको बता दिया गया था, प्रमुख पात्र जो है लैला सिंह और सूबेदारनी, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे साथियों।
तो देखते हैं पात्र और चरित्र चित्रण में क्या है। कहानी में जितने भी चरित्र हैं साथियों, उनमें केवल वास्तविकता और संभाव्यता नहीं, वरन ऐसी सजीवता है कि हमारे मन पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्टता दिखाई पड़ती है। कहानी के पात्र लैना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, जो सभी सिख पलटन के सिपाही और अफसर हैं। लेफ्टिनेंट साहब के बेस में जर्मन अफसर तथा सूबेदारनी इनमें अन्य पात्र हैं साथियों। लेफ्टिनेंट साहब की तो झांकी मात्र है, पर उससे उसका सतर्क और साहसी व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। बोधा सिंह के चरित्र का विकास नहीं हो पाया है साथियों। तो सूबेदार हजारा सिंह एक साहसी, ओजस्वी, उदार, वीर और स्नेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रभाव डालता है, और वजीरा सिंह विदूषक जैसा विनोदी व्यक्ति है, स्वभाव से हंसमुख है। उसका मस्खरापन और टालू स्वभाव दोनों ही वास्तविक जान पड़ते हैं साथियों। साथ ही वह बड़ा बुद्धिमान भी है और मन की स्थिति समझता है। तभी वह अंतिम दृश्य में लहना के प्रश्न, यानी लैना सिंह के प्रश्न, कौन भाई कीरत सिंह, का उत्तर देता है हाँ कहकर देता है, जिससे उसकी कल्पना को ठेस ना लगे। इसी कारण उसने संकल्प के हिसाब से घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखने की कल्पना करके लैना सिंह अपने प्राण शांतिपूर्वक छोड़ पाता है। कहानी के दो प्रमुख चरित्र लैना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की सूबेदारनी है। तो साथियों, अगर यहाँ पर जो वजीरा सिंह है, वजीरा सिंह बहुत ही भावुक हंसमुख स्वभाव का है, लेकिन जब लैना सिंह अपने प्राण त्यागता है उस समय लैना सिंह का भाई था कीरत सिंह। तो लैना सिंह कहता है कौन है, उसको अंतिम समय आ गया है साथियों लैना सिंह का, वो समझ नहीं पा रहा कौन कहा। तो उसने वो पुरानी स्मृति में चला गया और अपने भाई के बारे में पूछता है। जैसे ही वजीरा सिंह उसके पास आता है, वो पूछता है कौन, कीरत सिंह। वजीरा सिंह भावुक होकर के, ताकि उसको प्राण त्यागने में बिल्कुल भी कष्ट ना हो, तो वो बोलता है हाँ, प्रत्युत्तर उसका देता है हाँ। और जैसे ही वो लैना सिंह का सिर अपने गोद में रख लेता है, तो लैना सिंह को आभास होता है कि मेरा भाई ही कीरत सिंह है, जिसकी सिर में मैंने गोद रख लिया है। तो वो शांतिपूर्वक अपने प्राणों को त्याग पाता है साथियों। ये बहुत ही हृदय विदारक, मर्म स्पर्शी, बहुत ही भावुकता से भरा हुआ ये दृश्य है साथियों। इस दृश्य को देखने के बाद में आगे चलते हैं, तो इसमें जो चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो दो ही व्यक्ति ऐसे हैं मुख्य पात्रों में, लैना सिंह और सूबेदारनी, जो हजारा सिंह की पत्नी है। इन दोनों के ही इर्द गिर्द सारा घटनाक्रम घूमता है साथियों कहानी का। अब हम बात करते हैं लैना सिंह की। तो लैना सिंह का चरित्र सबसे अधिक उत्कृष्ट, पुष्ट और प्रभावशाली है साथियों। उसके दो रूप स्पष्ट हैं, एक प्रेमी का और दूसरा कर्तव्यरत साहसी वीर व्यक्ति का। अब आप समझ गए होंगे कि इसका एक रूप जो है प्रेमी का है और दूसरा है कर्तव्यरत साहसी वीर व्यक्ति का। तो किशोरावस्था के रूप में उसके प्रेम भाव की ही तीव्रता है। प्रेम के क्षेत्र में भी वह साहसी और कर्तव्य निर्वाह के क्षेत्र में भी साहसी है। वह सिपाही है, आज्ञा पालन करना भी जानता है
और कमांड करना भी, परिवार के प्रति भी उसका स्नेह भाव स्पष्ट है साथियों। इसी से प्रेरित होकर वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में अपने घर में मरना चाहता है। वह कितना चतुर और प्रत्युत्पन्नमती व्यक्ति है साथियों। यह जर्मन अफसर के षड्यंत्र को पहचानने और उसे व्यक्त करने की युक्ति सोचने से प्रमाणित हो जाता है। वह बुद्धिमान भी है और कार्यकुशल भी। उसका त्यागपूर्ण चरित्र साथियों अत्यंत प्रभावकारी है। वह अपनी जर्सी, कंबल सब बोधा सिंह को दे देता है और खुद ठंडक झेलता रहता है। गहरे घाव के रहते हुए भी युद्ध में जब गहरा घाव उसके सीने में हो जाता है तो साथियों वही गहरा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, मिट्टी गीली है, तो उस मिट्टी में ही, उस मिट्टी को ही, गीली मिट्टी को उठा के लैला सिंह अपने उस घाव पर लगा लेता है साथियों, ताकि खून ज़्यादा ना बहे। लेकिन खून तो बहता है साथियों, गोली लगी हुई है उसके सीने में, खून के फव्वारा निकल रहे हैं। जब भी और फौजी उनसे पूछते भाई ज़्यादा तो नहीं लगी, तो बोलता नहीं नहीं तुम सब जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। बहुत साहसी है, बहुत हिम्मती है, वो अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसने वहाँ की मिट्टी उठा के उसने अपना जो घाव था गोली का उसमें भर लिया है मिट्टी को और बोलता मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो और लोगों को वो हॉस्पिटल अस्पताल भेज देता है, खुद वही रह जाता है, खुद नहीं जाता है, क्योंकि वो जान चुका है साथियों कि अब वो नहीं बचेगा। तो इसलिए वो दूसरों की जान बचाने में लगा हुआ है, खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आगे देखेंगे साथियों लैला सिंह का, वह बुद्धिमान भी है और कार्यकुशल भी है। तो वो सारा अपना जर्सी, कंबल, ये सभी चीज़ें बोधा सिंह को दे देता है, खुद ठंड से तड़पता रहता है। गहरे घाव के रहते हुए भी वह स्वयं फील्ड अस्पताल में जाकर पिता पुत्र दोनों को भेज देता है। पिता पुत्र कौन थे? हजारा सिंह और बोधा सिंह। यह सब साहस और उत्सर्ग की भावना उसके निर्मल निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित है साथियों। वो सब ये सब जो कर पा रहा है साथियों, वो निर्मल प्रेम के कारण ही कर पा रहा है, क्योंकि उसका प्रेम इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर है साथियों। उसका प्रेम बिल्कुल भी स्वार्थी प्रेम नहीं है, निस्वार्थ भाव का प्रेम है, तो जिसका वह एक ज्वलंत प्रतीक है। इस प्रकार लैला सिंह के रूप में एक वास्तविक किंतु आदर्श साहसी, प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का चित्रण हुआ है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि लैला सिंह का चरित्र चित्रण कितना प्रभावशाली है, कितना श्रेष्ठ है, कितना त्यागी उत्कर्षी है। इस कहानी में आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं सूबेदारनी, जो मुख्य पात्र है आपकी कहानी की। तो सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करते हैं साथियों, देखेंगे आगे। सूबेदारनी का बचपन का रूप वह है जब वह अपने मामा के यहाँ अमृतसर आई हुई है। वो कहते हैं ना गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ आई हुई थी, और बालक लैला सिंह से दही वाले के यहाँ उसकी भेंट हो गई थी। वह उसकी किशोरावस्था का नटखट, चंचल और लज्जाशील रूप है साथियों। दूसरे में वह सूबेदारनी के रूप में आती है और लैला सिंह से अपने पति व पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। यह उसका कर्तव्यशील पत्नी, वात्सल्यमयी माता का करुण रूप है साथियों। पति और पुत्र दोनों ही के फौज में होने से उसकी उद्विग्नता सहज ही है। उन दोनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करती हुई वह लैला सिंह के निस्वार्थ प्रेम को समझती है और उसका दिल से सम्मान करती है साथियों। उसके चरित्र की उज्ज्वलता और दृढ़ता का प्रभाव उसके मन पर रहता है, और बचपन की वे सभी घटनाएं भी उसे याद हैं जो लैला के निस्वार्थ प्रेम की प्रमाण थी। इस प्रकार प्रेम और कर्तव्य
दोनों ही का निर्वाह करने वाला उसका चरित्र है साथियों, सूबेदारनी और लैला सिंह का। अब हम बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की। यहाँ आपने लैला सिंह और सूबेदारनी के चरित्र को समझ लिया होगा साथियों। अब हम बात करेंगे संवाद या कथोपकथन, तीसरा पॉइंट। तो इसमें हम संवादों की चर्चा करते हैं साथियों, देखेंगे आगे। कथोपकथन का इस कहानी में अपना विशिष्ट महत्व है साथियों। वह रोचक, स्वाभाविक एवं संकेतपूर्ण तो है ही, चरित्रों के और कथानक के मर्म का उद्घाटन करने का महत्वपूर्ण साधन बनकर आया है। लैला सिंह और लड़की का संक्षिप्त वार्तालाप सारे दृश्य को अंकित करता है साथियों। दोनों के चरित्र, अवस्था और मन स्थिति पर भी यथेष्ट प्रकाश डालता है। कथोपकथन द्वारा ही लेखक ने युद्ध क्षेत्र के दृश्यों के सजीव चित्रों को प्रस्तुत किया है साथियों। इस अवसर के कथोपकथनों से भारतीय वीरता, सिख पलटन का साहस और त्याग तथा युद्ध को हंसी विनोद के रूप में ग्रहण करने की विशेषता तो प्रकट होती ही है। साथ ही साथ जर्मन सेना के षड्यंत्र, चतुराई और फ्रांस के लोगों की घबराहट, उद्वेग तथा कृतज्ञता के भाव भी संकेतित हो जाते हैं साथियों। कहानी के कथोपकथनों में आए हुए पंजाबी प्रादेशिक शब्दों जैसे कुड़माई, पाधा, खोता, सोहरा तथा अंग्रेजी और जर्मन शब्दावली का प्रयोग वास्तविकता और विश्वसनीयता विशेषता का समावेश हुआ है साथियों। इससे कथोपकथन में रोचकता बढ़ी है और चरित्र का वास्तविक रूप सामने आया है। कहा जाता है कि कहानी के कथोपकथन स्वाभाविक, रोचक और प्रभावशाली हैं। तो साथियों हम बात करते हैं भाषा शैली की। पॉइंट नंबर 4, भाषा शैली। भाषा शैली पे चलते हैं। तो भाषा शैली में देखेंगे साथियों, गुलेरी जी की भाषा शैली रोचक और प्रौढ़ है। वे चरित्र और घटना की पृष्ठभूमि का सुंदर और विश्वसनीय वर्णन करते हैं। उनकी शैली अवसर के अनुकूल और साहित्यिक एवं भावात्मक विशेषताओं से मंडित है। उसने कहा था कहानी में उनकी शैली अपने पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त करती है साथियों। पात्र एवं स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग तथा पूर्वाभास शैली, जिसको हम कहते हैं फ्लैशबैक, पूर्वाभास शैली, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग इस कहानी की अन्यतम विशेषता है। इसमें प्रारंभ में अमृतसर के इक्के तांगे वालों के वर्णन की सजीवता सराहनीय है साथियों, और बीच के अंश में युद्ध और अंत में मनोविश्लेषण में प्रयुक्त इनकी शैली मार्मिक व प्रभाव डालने वाली है। प्रभावपूर्ण शैली के बीच बीच में व्यंग्यात्मक छींटे भी हैं, हमें चमत्कृत कर देते हैं। उदाहरणार्थ बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, वे अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बहुत ही प्यारी बोली है उन लोगों की। जैसे कि मार्केट में जब जाते हैं ना इक्का तांगे वाले, तो कैसे बोलते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं। अगर कोई बीच में आ जाता है तो बोलते हैं हट जाओ ताऊ जी, हट जाओ ताई जी, बड़े प्यार से बोलते हैं। अरे
100 पुत्रों की माँ वाली माता जी हट जाओ, इस तरह से वो प्यार से बात करते हैं। तो उसी की चर्चा की जा रही है इसमें, तो उनकी बोली बहुत ही प्यारी है, बहुत ही शांतप्रिय है। और तो आगे देखेंगे इसमें, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत बीड़ोपदेशाचार्य कहलाती है। कहानी में आए वर्णनों में स्थान और पात्र के अनुसार शब्दावली का प्रयोग हुआ है साथियों। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, देशकाल। देशकाल की बात करते हैं। देशकाल में क्या बताया गया है देखेंगे बच्चों। तो देशकाल में लेखक जो है ना, इस कहानी में उसने कहा था, कहानी में प्रस्तुत वातावरण अर्थात देश और काल चित्रण भी सजीव और मार्मिक बन पड़ा है। उसमें केवल औचित्य का निर्वाह ही नहीं, वरन ऐसा जान पड़ता है कि हम उसी स्थान पर खड़े हैं, उसी वातावरण में घटनाओं का अवलोकन वास्तविक व्यक्तियों के बीच कर रहे हैं। अमृतसर के बम्बू कार्ड वालों की विशेषता और बोली, युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति, वहाँ की सर्दी, लड़ाई के खाई खंदक आदि विवरण देशकाल का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं साथियों। अतएव हम उनके बीच की घटनाओं और चरित्रों को उनकी यथार्थता पर पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। ये हुआ देशकाल की बात साथियों, क्योंकि कहानी के अंदर जो शब्द आए हैं उन शब्दों से हमें ऐसा लगता है जैसे हम उन्हीं व्यक्तियों के बीच उसी स्थान पर ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हों। अब हम बात करेंगे साथियों पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य। उद्देश्य की बात करते हैं। ये कहानी जो है उसने कहा था, इसका उद्देश्य क्या है साथियों, किस उद्देश्य से लेखक ने इस कहानी की रचना की है, तो देखेंगे आगे। कहानी का उद्देश्य साथियों चरित्र विश्लेषण है, इसमें संदेह नहीं। उसी उद्देश्य को लेकर लैला सिंह की मन स्थिति का विभिन्न परिस्थितियों में सांकेतिक चित्रण हुआ है। उसकी अंतिम स्थिति का चित्रण तो इतना मर्म स्पर्शी है साथियों कि वह व्यापक रीति से मानव संवेदनाओं को जगाने की सामर्थ्य रखता है। मन स्थिति का विश्लेषण मनोविज्ञान की दृष्टि से यथार्थ है, पर उसका ऐसा संवेदनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है जो न केवल लेखक के व्यापक तथा सूक्ष्म अनुभव का द्योतक है, वरन उसकी समर्थ अभिव्यंजना शक्ति का भी प्रमाण है साथियों। प्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण का उद्देश्य होते हुए भी इसका प्रच्छन्न या व्यंग उद्देश्य भी है, और वह अत्यंत महत्वपूर्ण है इस कहानी में साथियों। जीवन के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्य की स्थिति का भी सुंदर विश्लेषण हुआ है। जिस चरित्र में कर्तव्य की कठोरता के बीच प्रेम विकसित होता है, वही चरित्र प्रभावशाली हो सकता है साथियों। यह एक आदर्श प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ वीर साहसी व्यक्ति की कहानी है, जिसने प्रेम की खातिर सब कुछ न्यौछावर करते हुए भी विलक्षण रीति से कर्तव्य का निर्वाह किया है साथियों। अतः इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन में प्रेम और कर्तव्य के उत्कर्ष के समन्वित रूप को चित्रित करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था साथियों, कि ये जो कहानी है हमें ये शिक्षा देती है कि एक आदर्श प्रेम और कर्तव्य निष्ठा
ये दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रेम कर लिया तो हम कर्तव्य को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और प्रेम की खातिर साथियों सब कुछ न्यौछावर हो जाता है अपने आप ही। अगर सच्चा प्रेम है तो इंसान की हर चीज़ न्यौछावर हो जाती है, वो अपने आप को भी न्यौछावर कर देता है। तो यहाँ इस विलक्षण रीति का बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कर्तव्य का निर्वाह किया गया है साथियों। और इसका वास्तविक उद्देश्य है जो वो है जीवन में प्रेम और कर्तव्य के उत्कर्ष के समन्वित रूप को चित्रित करना, कि किस तरह से प्रेम किया और किस तरह उस प्रेम के उदात्त होने से ही कर्तव्य की पालना हुई है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, इस कहानी का उद्देश्य बहुत ही मर्मस्पर्शी, हृदय को छूने वाला है साथियों। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में देखेंगे साथियों, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं साथियों कि प्रस्तुत कहानी हमारी संवेदना को जागृत कर हमारी भावनाओं का परिष्कार करती है और एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है, जो आदर्श होते हुए भी जीवन की यथार्थ और ठोस भूमि पर खड़ा है। अतएव अपनी सार्थकता के कारण यह कहानी युग युग तक अपना प्रभाव डालती रहेगी। तो साथियों अब हम समझ गए हैं, ये कहानी प्रेम और कर्तव्य को लेकर के बहुत ही सार्थक कहानी है और बहुत ही हृदय को छूने वाली मर्मस्पर्शी कहानी है। तो गुलेरी जी की श्रेष्ठ कहानियों में ये कहानी जो है आपकी, उसने कहा था, ये कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है उनकी, मर्म स्पर्शी है, हृदय को छूने वाली है साथियों। यहीं आपका उसने कहा था कहानी का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों।